नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस की वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे एथन पेपर्स एंड फोम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का एकदम डीप डाइव एनालिसिस करेंगे और ऐसा एनालिसिस आपको शायद ही कहीं और पर मिलेगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आईपीओ 13 तारीख को ओपन होगा और 17 जून तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट का डेट 18 जून को है और लिस्टिंग का जो डेट है वो 20 जून को रखा गया है। फिर उसके बाद आईपीओ का प्राइस बैंड 91 रुपीज से लेके 96 रुपीज पर शेयर है। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। इस आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और जो आईपीओ का टोटल साइज है वो 31.6 करोड़ का है, जिसमें कंपनी 33 लाख शेयर्स इशू करेगी। और अच्छी चीज ये है कि ये आईपीओ पूरा फ्रेश इशू है, मतलब आईपीओ का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। उसके बाद ये आईपीओ बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। अब बात करते हैं लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की। तो अगर आप एक रिटेलर हो तो आपको सिर्फ एक लॉट अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,15,200 रुपए हो जाएगा। यानी कि अगर आपको एक लॉट से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना है तो घर के अलग अलग मेंबर्स के नाम से अप्लाई करिएगा। वहीं अगर आप एक एचएनआई हो तो आपको 2 लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2400 शेयर्स मिलेंगे और इसमें आपको मिनिमम 2,30,400 इन्वेस्ट करना होगा। अब बात करते हैं जो आईपीओ से पैसे आएंगे उसको कंपनी कहां पर यूज करेगी। तो देखो, सबसे पहले तो 4.5 करोड़ के आसपास कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। अब वो क्या होता है, तो इसमें कंपनी नई मशीनरीज या फिर प्लांट बिल्डिंग ये सब खरीद सकती है, जो कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेगा बिजनेस को रन करने के लिए। फिर उसके बाद कंपनी 15-15.5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इसमें पैसों को यूज करेगी। अब इसका मतलब है कि कंपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज करती है उनमें लगाएगी पैसा। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो देखो, कंपनी 2019 में शुरू हुई थी और ये कंपनी एक पेपर सप्लाई चेन इंटरमीडियरी है। अब जिसको नहीं समझा इसका मतलब उसको मैं बता दूं कि ये कंपनी पेपर नहीं बनाती है, पेपर मिल्स में से पेपर खरीदती है और उसको सप्लाई कर देती है अपने क्लाइंट्स को। अब इसके क्लाइंट्स कौन है? जो कंपनीज पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी वेस्ट पेपर में भी डीलिंग्स करती है। अब देख लेते हैं कि कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहला है रिसाइकल्ड क्राफ्ट पेपर, जो कि पैकेजिंग में यूज होता है। फिर एब्जॉर्बेंट क्राफ्ट पेपर, जो कि इंटीरियर डेकोर और फर्नीचर्स में यूज होता है। फिर पेपर बैग्स, जो कि ग्रोसरी, मेडिसिन, रिटेल पैकेजिंग इन सबको कैरी करने के लिए यूज होता है। और फिर ट्यूब क्राफ्ट पेपर, ये सब ट्यूब स्क्रोल्स को बनाने में यूज होता है। अब सवाल आता है कि कंपनी काम कहाँ पर करती है, यानी कि कंपनी एक्टिव कहाँ पर है। तो कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात में है और जो कस्टमर्स हैं कंपनी के वो भी ऑलमोस्ट सारे के सारे गुजरात में ही हैं। अब ऐसा क्या है जो इस कंपनी को बाकी कंपनियों से अलग बनाता है? तो देखो, इस कंपनी में ना बहुत सारे वाइड प्रोडक्ट के वैरायटी हैं। क्राफ्ट पेपर्स के अंदर मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि काफी सारे अलग अलग तरीके क्राफ्ट पेपर कंपनी सप्लाई करती है। फिर उसके बाद कंपनी का जो लॉजिस्टिक्स है, यानी कि डिलीवरी करने का जो सिस्टम है वो कंपनी का इन हाउस है। फिर उसके बाद कंपनी का फोकस है रिसाइकल्ड एंड इको फ्रेंडली पेपर प्रोडक्ट्स पर। अब इंडस्ट्री आउटलुक और मार्केट स्कोप की बात कर लूं तो देखो, इंडिया का जो क्राफ्ट पेपर मार्केट है ना वो ग्रो कर रहा है। वो ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया में ना लोगों को अब इको कॉन्शियस, यानी कि लोगों को वातावरण, पर्यावरण इन सब को लेकर लोग अब कॉन्शियस हो रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट प्लास्टिक को बैन कर रही है और जो ई कॉमर्स और रिटेल है उनका भी ग्रोथ हो रहा है। और वो सामान किस में लाते हैं? वही पेपर बैग्स। तो इसमें एतन का क्या क्या स्कोप है? देखो, कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो पेपर ही सप्लाई करने का है और डिमांड भी बढ़ रही है पेपर बैग्स की। फिर उसके बाद बड़े ब्रांड्स ये भी रिसाइकल्ड पैकेजिंग को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। और एक चीज, ये पेपर का जो इंडस्ट्री है ये तो छोटा है, लेकिन इसको स्केल बड़े लेवल पर किया जा सकता है। फिलहाल देखो, कंपनी सिर्फ गुजरात में ऑपरेट करती है। सोचो अगर ये पूरे इंडिया में ऑपरेट करने लगे तब इसका बिजनेस कितना बड़ा बन जाएगा। अब थोड़ा फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल्स कंपनी का 2022 के बाद से हर साल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। जो प्रॉफिट 2022 में 70 लाख के आसपास था वो 2025 में 7 करोड़ का हो गया। कंपनी का नेटवर्थ भी साथ ही साथ बढ़ रहा है। और एक अच्छी चीज है कि जो बोरोइंग्स है वो पहले 15 करोड़ का था 2022 में, जो कि घट रहा है और अब सिर्फ 11 करोड़ का रह गया है। तो हमने ये तो देख लिया कि जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, ये सब बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ क्यों रहा है? चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। तो देखो, कंपनी का जो प्रॉफिट है
वो पिछले 3 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 54% का ग्रोथ दिखाया है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट की वैरायटी है उसको एक्सपेंड कर दिया है और साथ ही साथ कंपनी ने अपना गुजरात के अंदर पैकेजिंग सेगमेंट में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना लिया है। फिर उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया, हमने देखा ही। उसके क्या रीजंस हैं? उसके 3 मेन रीजंस हैं। कंपनी ने एक तो सबसे पहले अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा ली है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने लॉजिस्टिक्स और रॉ मटेरियल के कॉस्ट पर भी कंट्रोल कर लिया है और साथ ही साथ एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बनने के बाद उन्होंने अपनी प्राइसिंग पावर पर भी कंट्रोल किया है, यानी कि उन्होंने अपने प्राइसिंग्स को बढ़ा भी दिए हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। तो हमने डेट तो देख लिया, अब जरा डेट को कंपनी के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता तो चले कि कंपनी के एक साल के प्रॉफिट के कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर टोटल डेट कितना है। तो देखो, अगर मैं पूरे डेट को उनके एक साल के प्रॉफिट से अगर डिवाइड कर दूं तो जो रेशो निकल के आता है वो 1.59 टाइम्स का है। यानी कि कंपनी अगर चाहे तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के अंदर अपने पूरे डेट को खत्म कर सकती है, जो कि एक अच्छी चीज है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी लोन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इंडिया में ना बहुत सारी कंपनीज डेट लेकर ही फेल हो जाती हैं जब वो अपने इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाती। अब देखते हैं कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, यानी कि कंपनी की बैंक अकाउंट में पैसा कितना आ रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो देखो, कंपनी का प्रॉफिट तो हमने देखा ही कि वो हर साल बढ़ रहा था, लेकिन जो कैश फ्लो है ना उसमें हमें थोड़ा गैप देखने को मिला है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने बुक्स में तो 7 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 5.29 करोड़ ही आए। अब ये अच्छा है, आपको लग रहा होगा कि ये तो कम है, लेकिन ये अच्छा इसलिए है क्योंकि देखो कई बार कंपनीज क्रेडिट सेल भी करती हैं, जरूरी नहीं है कि हर सेल कैश सेल ही हो। तो कई बार कंपनीज को पैसा लेट आता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 करोड़ का था और जो सीएफओ था वो भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ का था। तो ये कम है, लेकिन ठीक है, एक्सपेंशन के टाइम पर ऐसा होता है। तो देखो, जहां तक मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल प्रेशर काफी ज्यादा है, इसीलिए कंपनी का जो सीएफओ है वो उनके नेट प्रॉफिट से कम है। तो ये कंपनी का जो आईपीओ लाने का रीजन है वो जस्टिफाई करता है कि वो 15.5 करोड़ अपने वर्किंग कैपिटल में ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर 100 रुपए का सेल्स कर रही है तो उसमें से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है। तो स्टार्टिंग में तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट 1% भी नहीं था, लेकिन अब वो इम्प्रूव होके 5% से ज्यादा हो गया है, जिसको हम एक अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। और कंपनी कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में वो और भी ज्यादा अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करें। तो ये चीज आपको फ्यूचर में देखना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ की रिस्क फैक्टर्स को कि कंपनी में क्या क्या रिस्क है। तो देखो, सबसे पहला जो रिस्क है ना वो कंपनी के सप्लायर्स के साथ है। कंपनी ने अपने सप्लायर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म डील साइन नहीं की है, यानी कि सप्लायर्स जब चाहे तब रॉ मटेरियल्स की प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपनी एक और नए सेगमेंट में एंटर कर रही है, जो कि है वेस्ट पेपर प्रोसेसिंग में, जिसमें इनका कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है। फिर उसके बाद कंपनी का ज्यादातर सेल्स ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गुजरात के ही अंदर है, तो उस रीजन के अगर पेपर इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आई तो इस कंपनी पर भी उसका असर पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और लीगल रिस्क है कि कंपनी ने अपने ब्रांड नेम एतन को अभी तक ट्रेडमार्क नहीं किया है, तो हो सकता है कि कंपनी को इससे रिलेटेड भी फ्यूचर में इश्यूज फेस करने पड़े। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की कि क्या ये आईपीओ अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो इसको देखने के लिए हमें देखना होगा कि कंपनी का पी कितना है। तो फिलहाल आईपीओ आने के बाद कंपनी का जो पी है वो 14 का हो जाएगा और जो ईपीएस है वो 6.8 का है। तो अगर इसको मैं रेवेन्यू के ग्रोथ और प्रॉफिट के ग्रोथ के साथ कंपेयर करूं तो कंपनी का जो पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ है वो 15.5% का है सालाना, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 112% का है, जिसको हम अगर पी से कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। हालांकि फ्यूचर में अगर ये जो ग्रोथ है वो कम भी होके 20 to 25% पर भी आ जाता है, तब भी हम इसको फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। अब ये तो हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बात, लेकिन उनका क्या जो इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? क्या उनको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा या फिर नहीं?
तो देखो ये तो दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है और दूसरा आईपीओ ओपन होने के बाद उसमें सब्सक्रिप्शन कैसा आता है। अब आपको एक आइडल केस बताऊं तो किसी भी आईपीओ में हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को तब मिलता है जब आईपीओ ओपन होने के पहले उसमें 30 to 40% या उससे ज्यादा का ऑलरेडी जीएमपी चल रहा होता है और जब आईपीओ ओपन होता है तो स्टार्टिंग के 2 दिनों के अंदर ही उसमें 9 to 10 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आ जाता है। वहीं अगर अब मैं इस कंपनी का जीएमपी देखूं तो वो तो जीरो चल रहा है, यानी कि ये आईपीओ जीएमपी वाले रिक्वायरमेंट में तो फेल हो गया। अब देखना ये होगा कि आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है ओपन होने के बाद वो कैसा आता है। अगर ये आईपीओ ओपन होने के बाद 2 दिनों के अंदर ही अच्छा खासा सब्सक्राइब यानी कि 9 to 10 टाइम्स या उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तब चीजें बदल सकती हैं। वरना फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन देखने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों का भी मैंने डेटा देखा तो उसमें भी कोई जीएमपी का जो फ्लक्चुएशन है, मूवमेंट है, वो नहीं था। अब आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इस आईपीओ का एनालिसिस मैंने पास्ट डेटा और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए किया है और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने अपने पर्सनल ओपिनियंस भी शेयर किए हैं। तो अगर आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार रिसर्च जरूर कर लेना। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है कि आपको क्या लगता है, एथन पेपर्स एंड फोम इस आईपीओ में अप्लाई करना वर्थ होगा या फिर नहीं? अब अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए, हाँ या फिर ना। और साथ ही साथ अगर आप रीजन भी दे दोगे तो ये भी हमारे लिए भी अच्छा है, इससे हमें पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो और साथ ही साथ जो बाकी के व्यूअर्स हैं उनको भी डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।